तो आइए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आप सभी का स्वागत है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पहले पार्ट में हमने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में पढ़ा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट यानी जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एनालिसिस। अब इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में हम लोग शुरुआत करते हैं शॉर्ट एनालिसिस से। और इससे पहले माइकल पोर्टर ने दो बेसिक टाइप का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को भी आइडेंटिफाई किया है, कोस्ट एडवांटेज एंड डिफरेंशिएशन एडवांटेज। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस से हम लोग शुरुआत करते हैं। शॉर्ट एनालिसिस को बेसिकली सबसे पहले अल्बर्ट हम्फ्री ने 1960 में एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, टी फॉर थ्रेट्स। ये आपको आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी क्या है। ठीक है, वीकनेस आपकी जो है कॉम्पिटिटिव कमजोरी क्या है, वीकनेस क्या है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अपॉर्चुनिटी में आप ये फाइंड आउट करते हैं कि फेवरेबल फैक्टर क्या, आपके फेवर में कौन कौन सी चीजें हैं। थ्रेट जो है इसमें बेसिकली आप चेक करते हैं कि आपका अनफेवरेबल फैक्टर्स क्या है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खुद के लिए भी, जैसे कि आप मान लीजिए यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपका स्ट्रेंथ क्या है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में कौन से यूनिट आपके स्ट्रेंथ है, पेपर 2 में कौन से यूनिट आपके जो है स्ट्रेंथ है। आपको वीकनेस में देखना पड़ेगा, भैया कौन से यूनिट में मेरे सवाल सही नहीं हो रहा है, कौन से यूनिट मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। अपॉर्चुनिटी में आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया कौन सा ऐसा यूनिट है पेपर 1, पेपर 2 का जहां पर कम एफर्ट डालने के बाद भी हम चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। थ्रेट जो कि वो पोर्शन है जहां से आप सही से कर नहीं पा रहे हैं, सोल्व कर नहीं पा रहे हैं, बट एग्जाम्स में जो है उसका वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है उसका, तो वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है। तो ये आपको शॉर्ट एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है, बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस बेसिकली जो है द स्ट्रेटजिक यूनिट दैट मेक अप द कंपनी एंड द अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट करंट इफेक्टिवनेस एंड वल्नरेबिलिटीज। बिजनेस पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम करेंट जो उसकी इफेक्टिवनेस है, ठीक है, या जो वल्नरेबिलिटी है, इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। इसका एम क्या होता है? एम होता है to analyze its current business portfolio and decide which SBU should receive more or less investment, to develop growth strategy, to take decision regarding product retention। ठीक है, पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक में बेसिकली दो टेक्निक है, एक बीसीजी मैट्रिक्स है और एक जी नाइंसेल मैट्रिक्स है। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स जो है बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जिसके फाउंडर हैं ब्रूस हेंडरसन, आल्सो नोन एज ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स को ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आपको इसमें दो एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को हम लोग दिखाते हैं। तो मार्केट शेयर एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं और स्पीड ऑफ मार्केट ग्रोथ को वर्टिकल एक्सिस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देख लें आप, इसमें आपको जो बीसीजी मैट्रिक्स के बेसिकली 4 हिस्से होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग। अब आप उस तरीके से देख लें, मार्केट ग्रोथ लो हाई, मार्केट शेयर एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है हाई लो। तो स्टार को अगर आप देखेंगे तो स्टार का हाई मार्केट ग्रोथ भी है और मार्केट शेयर भी हाई है। क्वेश्चन मार्क को आप देखेंगे तो मार्केट ग्रोथ क्या है? हाई है, बट मार्केट शेयर लो है। कैश काउ को देखेंगे तो इसका मार्केट शेयर जो है वो लो है, मार्केट ग्रोथ जो है हाई है। डॉग को अगर आप देखेंगे तो मार्केट ग्रोथ लो है, मार्केट शेयर भी लो है। यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि बीसीजी मैट्रिक्स में स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ, डॉग का चर्चा किया गया है, जिसमें स्टार जो है उसका मार्केट ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई। क्वेश्चन मार्क जो है उसका मार्केट शेयर लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है। कैश काउ जो है उसका मार्केट शेयर हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ लो है। डॉग है उसका मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है। ठीक है, कौन सा स्ट्रेटजी को अपनाना है वो आप देख सकते हैं इसमें। डॉग अगर आप है तो उसमें कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना है,
आपको होल्ड करना है लो मार्केट शेयर, ऑपरेट इन स्लोली ग्रोइंग मार्केट। स्ट्रेटेजिक चॉइस क्या होनी चाहिए, आपको रिट्रेंचमेंट करनी है, डाइवेस्चर करनी है, लिक्विडेशन करनी है, यानी आप जितने जल्दी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एक तरीके से लिक्विफाई कर लें, या फिर आप अगर डॉग वाली सिचुएशन जिस किसी यूनिट में डिपार्टमेंट में है उसको रिट्रेंचमेंट करें, टर्न अराउंड करें, ठीक है, वो अपनाना पड़ेगा आपको। कैश काउ जो मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड होता है, ब्रांड है बेसिकली, इसके में आप पैसा कमाएं और एक तरीके से आप स्टार्स में इन्वेस्ट करें, कैश काउ में आप पैसा कर सकते हैं, ठीक है। आप उसी तरीके से स्टडी चॉइस क्या आपको अपनाना चाहिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, रिट्रेंचमेंट करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, डाइवेस्चर करें, ठीक है। स्टार्स आपको हाई मार्केट ग्रोथ है, बोथ कैश यूजर एंड जनरेटर, ठीक है। इसमें चॉइस आपको है कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करें, मार्केट पेनिट्रेशन करें, मार्केट डेवलपमेंट करें, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें भी क्यों ना करें, इसका मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ हाई है, तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्वेश्चन मार्क है जिसमें मार्केट शेयर जो है लो है, मार्केट ग्रोथ तो हाई है, तो आपको इसमें मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सारी चीजों पर फोकस आपको करना होगा। G9 सेल मैट्रिक्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G9 सेल मैट्रिक्स बेसिकली जो है इवेल्युएट करता है बिजनेस पोर्टफोलियो को, प्रोवाइड फर्दर स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन एंड हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज द इन्वेस्टमेंट नीडेड फॉर ईच बिजनेस यूनिट। ये G9 सेल मैट्रिक्स जो है वो दिया गया था रिजनल्ड जोन्स, सीईओ एंड जैक विल के द्वारा इन 1970। जनरल इलेक्ट्रिक अनसेटिस्फाइड अबाउट द करेंट फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट इन द प्रोडक्ट। वर्टिकल एक्सिस जो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को शो करता है, यानी इसका G9 सेल मैट्रिक्स का वर्टिकल एक्सिस इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ को दिखाता है। आपको इसमें आपको इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को आप लोग अगर देख लें तो G9 सेल, इसके 9 सेल अलग अलग है, ग्रो ग्रो ग्रो। आपको डायगोनली अगर आप देखेंगे तो डायगोनली जो है वो होल्ड होल्ड होल्ड, और उसके नीचे देखेंगे डायगोनल के जस्ट ऊपर ग्रो ग्रो ग्रो, डायगोनल के जस्ट नीचे देखेंगे हार्वेस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। आपको इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस डिटरमाइन बाय द फॉलोइंग फैक्टर। अट्रैक्टिवनेस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है मार्केट ग्रोथ रेट, मार्केट साइज, डिमांड वेरिएबिलिटी, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी, इंडस्ट्री राइवलरी, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स, ठीक है। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट का क्या होता है, आपको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ उसमें आपको देखना पड़ेगा, डिटरमाइन बाय फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, मार्केट शेयर कैसा है, ग्रोथ इन मार्केट शेयर, ब्रांड इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्सेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रॉफिट मार्जिन रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, ये सारे आपको आइडेंटिफाई इवैल्यूएट करेंगे। एंस ऑफ मैट्रिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है और कई बार संभावना होता है कि आए। एंस ऑफ मैट्रिक्स को डेवलप किया था ईगर एंसॉफ ने, ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड, यानी BCG मैट्रिक्स को हम लोग ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं, और एंसॉफ मैट्रिक्स जो है इसको हम लोग प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड भी कहते हैं। इसके बेसिकली मैं आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका एग्जिस्टिंग है तो मार्केट पेनिट्रेशन करना होगा, अगर आपका न्यू है तो मार्केट डेवलपमेंट करना होगा, न्यू है प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये एंस ऑफ मैट्रिक्स के 4 पर्सपेक्टिव्स याद रखिएगा, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, McKinsey 7S मॉडल आपको ये अक्सर पूछा जाता है, इसमें सॉफ्टेस्ट क्या है, हार्डेस्ट क्या है, तो हार्डेस्ट इसमें स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑलरेडी डिफाइंड होता है, प्री डिटरमाइंड फैक्टर होते हैं, और कुछ होते हैं जो आपके ट्रेनिंग से, आपके प्रैक्टिस से डेवलप किए जाते हैं, ठीक है, आप सेट करते हैं, तो उसमें आपको स्किल, स्टाफ एंड स्टाइल सॉफ्टेस्ट आते हैं, स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर सिस्टम जो है वो हार्डेस्ट के अंदर में आता है, ठीक है। इसको टॉम पीटर, रॉबर्ट वाटरमैन एंड जूलियन फिलिप्स विथ हेल्प ऑफ रिचर्ड पास्कल एंड एंथोनी जी एथोस, ये लोगों ने मिलकर प्रपोज किया था इसका।
इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस के अब दो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं। इंटरनल एनालिसिस में हमें रिसोर्स बेस्ड व्यू RBV के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बेसिकली एक्सीलेंट लीडरशिप, ब्रांड पोर्टफोलियो, पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, व्हाट मेक योर बिजनेस यूनिक, ये समझना है, क्वेश्चंस है इसके अंदर में। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, ग्लोबल प्रेजेंस, वेल मैनेज प्रोसेस, इनोवेटिव आइडिया, ठीक है। इसमें RBV इज अ मॉडल दैट सीज रिसोर्स एज ए की टू सुपीरियर फर्म परफॉर्मेंस। बिल्कुल, रिसोर्स बेस्ड व्यू का जो मेन एजेंडा है, मैं अगर ओवरव्यू अगर इसका बताऊं तो इस चीज में बिलीव करता है कि आपके पास जो रिसोर्स है वही आपका की है परफॉर्मेंस का। अगर आपका रिसोर्स बेहतर है, रिसोर्स अच्छा है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। RBV इमर्ज इन 1980-1990। वार्नर फेल्ट बी जो है, इसको सबसे पहले इनका नाम आता है इसमें रिसोर्स बेस्ड व्यू ऑफ द फर्म में। प्रहलाद एंड हेमेल, द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ द कॉर्पोरेशन। बर्नेजे, फर्म रिसोर्स एंड सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अलग अलग जो कंसेप्ट्स है जिन लोगों ने दिया है उसका जिक्र है। RBV को बेसिकली इसके थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसके RBV को पहले दो हिस्सों में हमने बांटा, टेंजेबल और इंटेंजेबल, ठीक है। Relies on resources that must be and have VRIO attributes to become that provide competitive advantage. Tangible, intangible, heterogeneous, immobile, ठीक है। आपको VRI resources होनी चाहिए। VRI का फुल फॉर्म क्या आगे हम लोग समझेंगे। VRI बेसिकली होता है V for valuable, R for rare, I for inimitable, O for organization। PRI फ्रेमवर्क को आइडेंटिफाई किया गया था बर्ने के द्वारा 1999 में सबसे पहले। The framework was later improved from VRIN to VRIO by adding question: is a company organized to exploit these resources? VCA है, फिर इसका RBV रिसोर्स बेस्ड व्यू और VCA वैल्यू चेन एनालिसिस। दो इंटरनल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस में बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि आपका जो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या है, सपोर्ट एक्टिविटीज क्या है, जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, सप्लाई चेन से रिलेटेड जो चीजें हैं उसका, ठीक है। तो VCA इज अ प्रोसेस वेयर अ फर्म आइडेंटिफाइज प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटी दैट ऐड वैल्यू टू इट फाइनल प्रोडक्ट। यानी आप जब प्रोडक्ट कोई भी फाइनल कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, तो एट द एंड उसको कंज्यूमर के पास आपको भेजना है ना। तो कंज्यूमर के पास भेजना है तो उसके लिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या है, सपोर्ट एक्टिविटी क्या है, वो आइडेंटिफाई करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है बुक जो है पोर्टर के द्वारा लिखा गया था, पोर्टल वैल्यू चेन मॉडल दिया है जो उन्होंने, उसमें उन्होंने जिक्र किया है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशन, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, ये प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है पोर्टर्स वैल्यू चेन मॉडल के अकॉर्डिंग? फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रोक्यूरमेंट, ये सारे जो है सपोर्ट एक्टिविटीज के अंदर में होते हैं। कॉस्ट एडवांटेज, डिफरेंशिएशन एडवांटेज, इसको अभी हम लोग देखेंगे। एनवायरमेंटल, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके के अलग अलग कंसेप्ट्स हैं जो आपको ऐड ऑन करना होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए। एनवायरमेंटल टर्बुलेंस, मिल्किन ने 1987 में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, ठीक है। 5 लेवल्स होते हैं एनवायरमेंटल टर्बुलेंस का, बाय ईगर एंसॉफ ने दिया है इसको, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्सिटी विद पार्शियल प्रोडक्टिबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड सरप्राइज। एक्सटर्नल एनालिसिस है। एक्सटर्नल एनालिसिस में हम लोग बेसिकली जो देखते हैं वो ये है कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग रेफर्स टू पोजीशंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओकेजन्स, पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रिलेशनशिप within an organization, internal and external environment. 3 correlated environments should be studied and analyzed: immediate industry environment, national environment, broader socio-economic and माइक्रोइकोनॉमिक इन्वायरमेंट। पेस्टल एनालिसिस है, इससे रिलेटेड और भी कई पॉइंट है, लेकिन पेस्टल काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें P स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर साइको कल्चरल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एनवायरमेंटल, L फॉर लीगल। पोर्टल्स 5 फोर्सेस मॉडल है, माइकल पोर्टल ने दिया है। 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस है, जिसमें थ्रेट ऑफ न्यू पोटेंशियल एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, राइवलरी अमंग करंट कंपटीटर। कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि पोर्टर्स का 5 फोर्स मॉडल क्या है, तो आपको याद रखना होगा। Threat of new potential entrant, threat of substitute product and services, bargaining power of supplier, bargaining power of buyer, rivalry among current competitors.
बैलेंस स्कोर कार्ड जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि रॉबर्ट कपलन एंड डेविड नॉर्टन ने दिया था। इसके 4 अलग-अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव एंड कस्टमर पर्सपेक्टिव। बेसिकली है क्या, तो इट इज ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम दैट नॉट ओनली कंसीडर फाइनेंशियल मेजर बट आल्सो कस्टमर, बिजनेस प्रोसेस एंड लर्निंग मेजर। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपको अगर इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद।